हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे। और हम देख रहे हैं बीए पार्ट 1 के साइकोलॉजी सब्जेक्ट को, जिसमें हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। साइकोलॉजी की सबसे प्रमुख और साइंटिफिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है, क्योंकि इसमें शुद्ध रूप से घटना के कारण प्रभाव यानी कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को आसानी से स्टडी किया जा सकता है। अन्य सोशल साइंसेज की तुलना में मनोविज्ञान में इस पद्धति का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसी विधि के कारण साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिला है। अब सवाल उठता है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। तो प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार प्रयोग होता है। अब हमें ये भी जानना होगा कि प्रयोग या एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो साधारणतः किसी व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना ही प्रयोग है। यानी एक्सपेरिमेंट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ और ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। भाषा से स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है और ये अध्ययन चरों यानी वेरिएबल्स के माध्यम से किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि चर किसे कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो चर या वेरिएबल किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। वैज्ञानिक अर्थ में देखा जाए तो इसे मापा भी जा सकता है और क्वांटिटेटिवली ये परिवर्तित होता है। जैसे उम्र, बुद्धि, थकान आदि कुछ वेरिएबल्स के उदाहरण हैं जिन्हें मेजरमेंट भी किया जा सकता है और जो परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित भी होते रहते हैं। किसी भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मुख्यतः 3 वेरिएबल्स होते हैं: स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और संगत चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और रिलेवेंट वेरिएबल, या जिसे नियंत्रण चर भी कहते हैं, कंट्रोल चर। तो स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे वेरिएबल को कहा जाता है जिसमें जो प्रयोग करता है वो जोड़ तोड़ करता है यानी मैनिपुलेशन करता है और उसके प्रभाव को दूसरे चर पर या दूसरे वेरिएबल पर स्टडी करता है। इसे नियंत्रित या कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहा जाता है। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे परतंत्र चर या आश्रित चर भी कहते हैं। तो ये ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता एक्सपेरिमेंट करके प्रेडिक्शन करना चाहता है, पूर्व कथन करना चाहता है। इसे आश्रित चर या परतंत्र चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन जो है स्वतंत्र चर में किए गए मैनिपुलेशन पर निर्भर करता है। यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आश्रित चर पे या डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ेगा। और कुछ चर ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखना चाहता है या उनका अध्ययन वो उस समय नहीं करना चाहता है, लेकिन वो प्रयोग में अपना प्रभाव डालते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संगत चर, रिलेवेंट या रिलेवेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड के 3 पर्पस होते हैं मेनली, जिसमें पहला है कि प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंध का पता लगाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। इन दोनों के रिलेशन को पता लगाने के लिए प्रयोगकर्ता पहले से एक डिज़ाइन तैयार कर लेता है जिसमें इस बात का साफ साफ वो उल्लेख करता है या बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे कैसे मैनिपुलेशन किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो कंट्रोल ग्रुप हैं वो कितने होंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा। इस तरीके से एक खाका तैयार कर लेता है जिसको मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोगात्मक डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। दूसरी बात होती है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा किसी सिद्धांत या थ्योरी की या किसी रिसर्च द्वारा किए गए जो प्रेडिक्शन है उसकी जांच की जाती है। तीसरी बात है कि प्रयोगात्मक विधि किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए भी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। मतलब जो नई थ्योरी होने जा रही है उसके लिए डेटा कलेक्ट करने का काम भी प्रयोगात्मक विधि द्वारा किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है प्रॉब्लम यानी समस्या, दूसरा है लिटरेचर स्टडी एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, साहित्य का अध्ययन और परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है सब्जेक्ट यानी विषय, फोर्थ है वेरिएबल एंड डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का चर और डिज़ाइन, फिफ्थ है एपरेटस एंड मटेरियल, उपकरण और सामग्री, सिक्स्थ है कंट्रोल यानी नियंत्रण, सेवेंथ है इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, निर्देश और प्रक्रिया, एट्थ है रिजल्ट्स, परिणाम, और नाइन्थ है डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन, चर्चा और सामान्यीकरण। आइए इनका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। जो पहली बात है, स्टेप्स है, पहला समस्या यानी प्रॉब्लम। तो प्रयोग शुरू करने से पहले एक समस्या का होना ज़रूरी है। कर्लिंगर कहते हैं
कि एक समस्या जो है वो एक प्रश्नवाचक वाक्य या कथन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो पूछता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। तो इसके बाद दूसरा आता है लिटरेचर स्टडी एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी साहित्य का अध्ययन और परिकल्पना का निर्माण। तो समस्या के चयन के बाद एक्सपेरिमेंटर बहुत सी बुक से, रिसर्च पेपर से और कई साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट से लिटरेचर की डीप स्टडी करता है, ये जानने के लिए कि इस विषय पर या इस दिशा में कितना काम हुआ है, क्या रिजल्ट्स मिले हैं। स्पेशलिस्ट से डिस्कशन करता है, फिर हाइपोथेसिस बनाता है। टाउनसेंड कहते हैं कि परिकल्पना को समस्या के लिए एक सुझाव का उत्तर कहा जा सकता है। हाइपोथेसिस इज़ अ सजेस्टेड आंसर फॉर अ प्रॉब्लम। परिकल्पना की मदद से एक्सपेरिमेंटर को काम की काम के लिए दिशा मिल जाती है। तीसरी बात है विषय या सब्जेक्ट। हाइपोथेसिस के बाद सब्जेक्ट या प्रयोज्य निर्धारण किया जाता है। सब्जेक्ट यानी जिन पर प्रयोग करना है। एक प्रयोग में प्रयोज्य या सब्जेक्ट एक से अधिक होते हैं और फिजिकल और मेंटल स्टेटस में सभी सेम होते हैं। जैसे एक ही उम्र के, एक ही कक्षा के व्यक्ति या पर्सन या बच्चे लिए जाते हैं जो कि सब्जेक्ट का काम करते हैं एक्सपेरिमेंट में। फोर्थ टॉपिक है या फोर्थ स्टेप है वेरिएबल्स एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रयोग का चर और डिज़ाइन। प्रयोग में मुख्यतः 3 चर होते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की। एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा रिलेवेंट वेरिएबल यानी नियंत्रण चर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फेरबदल का प्रभाव जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है और रिलेवेंट वेरिएबल इन दोनों चरों पर अपना प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोल करना होता है। वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्लान बनाया जाता है और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन और योजना बनाई जाती है। डिज़ाइन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, 2 मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इस तरीके से। फिफ्थ स्टेप है एपरेटस एंड मटेरियल, उपकरण और सामग्री। एक्सपेरिमेंटर अपने प्रयोग में यूज़ किए जाने वाले एपरेटस और मटेरियल की भी जानकारी देता है, और ये अगर वो कोई नया उपकरण डेवलप कर रहा है तो उसके बारे में भी बताता है या वो डेवलप भी कर सकता है। सिक्स्थ है कंट्रोल यानी नियंत्रण। लिटरेचर की स्टडी, डिस्कशन विद स्पेशलिस्ट और खुद के अनुभव से वो डिसाइड करता है कि कौन से फैक्टर्स और वेरिएबल्स समस्या को प्रभावित करते हैं। फिर इन्हें कंट्रोल करके डेटा कलेक्ट करता है जो साइंटिफिक प्योर डेटा होता है। 7th स्टेप है इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, निर्देश और प्रक्रिया। इसके बाद एक्सपेरिमेंटर अपने सब्जेक्ट को निर्देश या इंस्ट्रक्शंस देता है प्रयोग के बारे में, और सभी बातों को तय करते हुए और सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए योजना को या प्लानिंग को पूरा करता है और डेटा कलेक्ट करता है। 8th है रिजल्ट या परिणाम। डेटा कलेक्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंटर डेटा को क्लासीफाई और टेबुलेट करता है, यानी वर्गीकृत और सारणीबद्ध करता है। फिर डेटा को एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड और ग्राफ से बनाता है। इस तरीके से वो रिजल्ट्स निकालता है। 9th है चर्चा और सामान्यीकरण या डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन। परिणामों पर विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर चर्चा की जाती है। फिर सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करके देखा जाता है कि ये रिजल्ट्स कितनी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के गुण क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं। इसका पहला गुण होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म के व्यवहारों का जो वेरिएबल्स के माध्यम से कंट्रोल कंडीशन में अध्ययन किया जाता है, तो उससे उसकी इंटरनल वैलिडिटी प्रयोग की काफ़ी बढ़ जाती है, और ये गुण किसी अन्य विधि में नहीं होता है कि इतनी नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य किया जा सके। दूसरा गुण है प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन का गुण होता है। इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंटर है वो अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से लिखता है कि उसने कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया था, कितने सब्जेक्ट लिए थे, कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन किया था। तो अगर कोई दूसरा स्टडी करने वाला व्यक्ति देखना चाहता है, उसे कोई डाउट है, वो इस रिज़ल्ट को दोहरा के देखना चाहता है, तो वो आसानी से इस प्रोसेस को दोबारा कर सकता है, और ये सुविधा दूसरी विधियों में नहीं होती है। तीसरा गुण या मेरिट है कि प्रयोगात्मक विधि काफ़ी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास ढंग से, खास विधि से प्रयोग करना होता है, इसलिए वो चाहकर भी कोई पक्षपात नहीं करता है। चूँकि ये विधि वस्तुनिष्ठ होती है, तो इससे प्राप्त जो डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनमें गुणात्मक और परिमाणात्मक विश्लेषण यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है। चौथा गुण है प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चरों का जोड़ तोड़ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन काफ़ी अधिक और उचित ढंग से किया जाता है। इससे किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई तरह से कर सकने में समर्थता मिलती है।
प्रयोगात्मक विधि में कुछ दोष भी होते हैं। जैसे पहला दोष ये कहा जा सकता है कि प्रयोग की नियंत्रित अवस्था वास्तविक ना होकर के आर्टिफिशियल होती है, इसलिए इसका संबंध जीवन के रियल सिचुएशन से कम होता है और इससे प्राप्त निष्कर्ष का जनरलाइजेशन वास्तविक परिस्थिति के लिए संभव नहीं होता है। दूसरा दोष है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के दोष नेचुरली आ जाते हैं, जिसमें से प्रयोक्ता पूर्वाग्रह और प्रतिदर्श पूर्वाग्रह दो महत्वपूर्ण दोष हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल बायस और सैम्पलिंग बायस। एक्सपेरिमेंटल बायस होता है कि प्रयोगकर्ता की खुद की एक्सपेक्टेशंस और बायसेस उसमें आ जाती हैं, जिससे उसके रिजल्ट और प्रेक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात है प्रतिदर्श पूर्वाग्रह यानी सैम्पलिंग बायस, जिसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं वो ठीक से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोज्य उस समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले किसी भी प्रयोज्यों को ले लेता है, जो प्रयोज्य आसानी से उसे उपलब्ध होते हैं उन्हें ले लेता है, और इससे जो प्रयोग में पूर्व कथन करना होता है, प्रेडिक्शन करना होता है, वो सही रिजल्ट नहीं दे पाता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि प्रयोग में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप इक्विवेलेंट नहीं होते, इसलिए इसके परिणाम वैलिड और विश्वसनीय नहीं हो पाते। तीसरा दोष है कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिन्हें पशुओं पर तो किया जा सकता है, एनिमल्स पे किया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों पर नहीं किया जा सकता। जैसे कि प्रयोगकर्ता देखना चाहता है कि कोई शरीर का कोई अंग निकाल के या मस्तिष्क का कोई भाग निकालने का प्रभाव व्यवहार पर क्या पड़ता है, तो ये पशुओं पर तो हो सकता है, एनिमल्स पे हो सकता है, लेकिन इसे मनुष्यों पर करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि का कार्य क्षेत्र यानी उसकी फील्ड जो है वो सीमित हो जाती है, और पशुओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को मनुष्यों के लिए सही मान लिया जाता है, इसलिए इसमें एरर की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार के कुछ दोष भी एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखे जाते हैं। इन दोषों या डीमेरिट्स के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है। आज मनोविज्ञान में उन सिद्धांतों और तथ्यों की कोई मान्यता नहीं है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन या एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और बाकी मेथड्स हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।